Good afternoon, all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College नोखा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम्स के बारे में। तो ये जो आपका टॉपिक है वो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बीए बीकॉम बीएससी पार्ट सेकंड के कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर फर्स्ट से है, जो कि प्रोग्रामिंग विद सी है। तो आज के लेक्चर के लिए कंटेंट्स है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम, different ways of representing algorithm, characteristics of algorithm and step form, variables, examples। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग से। तो किसी भी प्रोग्रामर का टास्क केवल प्रोग्राम बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखना ही नहीं होता, इसके अलावा भी प्रोग्रामर को बहुत सारे टास्क, एडिशनल टास्क परफॉर्म करने होते हैं। प्रोग्रामर को किसी भी प्रोग्राम को वर्किंग या फिर फंक्शनल या ऑपरेशनल बनाने के लिए कुछ लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जो कि इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। तो सबसे पहले हम चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी चूज करें, उसके अंदर प्रोग्राम बनाने से पहले, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है। जैसे कि यदि हम लोग प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का, तो सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है और ये कैलकुलेट कैसे होता है। उसके बाद में बात करते हैं नंबर सेकंड। तो नंबर सेकंड स्टेप है थिंक एंड डिजाइन द सॉल्यूशन लॉजिक। तो उसके बाद में हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिक क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, उसके बारे में सोचना होता है। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने की, तो सिंपल इंटरेस्ट को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुणा टाइम गुणा रेट डिवाइडेड बाय 100। यानी मूलधन, टाइम एंड रेट को मल्टीप्लाई करके अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यह हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लॉजिक हुआ। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लॉजिक को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए हमें 4 वेरिएबल्स की जरूरत होगी। पहला, मूलधन या प्रिंसिपल को इनपुट करवाने के लिए, नंबर दूसरा रेट को इनपुट करवाने के लिए, और नंबर तीसरा टाइम को इनपुट करवाने के लिए, एंड चौथा सिंपल इंटरेस्ट को स्टोर करने के लिए। फिर उसके बाद में नंबर थर्ड स्टेप पर राइट द प्रोग्राम इन द चूजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात आती है कि ये सब करने के बाद में हमें जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने चूज की है उसमें प्रोग्राम को राइट करना होता है, यानी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं। फिर जब हमने प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस लिख लिए तो नंबर स्टेप 4 में ट्रांसलेट द प्रोग्राम टू मशीन कोड। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कंप्यूटर डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, यानी 0 और 1 की लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। तो हमें उस प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे कि कंप्यूटर मशीन उसे अंडरस्टैंड कर पाए। उसके बाद में हमने जो भी प्रोग्राम बनाया है उसको टेस्ट डेटा या सैंपल डेटा के साथ में चेक करना पड़ेगा कि प्रोग्राम हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, प्रोग्राम से जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो करेक्ट है या नहीं। और नंबर 6 स्टेप है पुट द प्रोग्राम इनटू ऑपरेशन। एक बार हमने प्रोग्राम को टेस्ट कर लिया, ये श्योर कर लिया कि प्रोग्राम जो है करेक्ट आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो उसके बाद में हम प्रोग्राम को ऑपरेशन में ला सकते हैं, यानी प्रोग्राम को फर्दर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स, एक नंबर 1 से नंबर 6, ये सारे स्टेप्स जो है किसी भी प्रोग्रामर को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को बनाने के लिए परफॉर्म करने होते हैं। तो उनमें से हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं स्टेप नंबर 1 एंड 2।
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब एल्गोरिथम से। कंप्यूटर साइंटिस्ट निकोलस वर्थ ने कहा है कि कोई भी प्रोग्राम जो है वो एल्गोरिथम एंड डेटा से मिलके बना होता है। यहाँ पे अब एक टर्म आया है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आखिर में होता क्या है? एन एल्गोरिथम इज ए पार्ट ऑफ द प्लान फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम, और इन अदर वर्ड्स एन एल्गोरिथम इज एन इफेक्टिव प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रोग्राम इन डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो एल्गोरिथम है, और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है वो डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेप्स में होना चाहिए। यानी कि इस प्रोसीजर के अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो लिमिटेड होने चाहिए। कोई भी एल्गोरिथम किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने के लिए डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेप्स है। अब बात करते हैं डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम को हम डिफरेंट वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एल्गोरिथम को हम स्टेप फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सूडो कोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एल्गोरिथम एंड स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म आखिर में होता क्या है? इन द स्टेप फॉर्म रिप्रेजेंटेशन द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इज स्टेटेड विद रिटन स्टेटमेंट। यानी किसी भी स्टेप फॉर्म के अंदर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रिटन स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है। जैसे कि हमें सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम स्टेप फॉर्म लिखेंगे। सबसे पहले इनपुट द प्रिंसिपल और मूलधन, उसके बाद में इनपुट द टाइम, उसके बाद में इनपुट द रेट, उसके बाद में कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 एंड प्रिंट द सिंपल इंटरेस्ट। ये सारे जो स्टेप्स हमने राइट किए हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज स्टेप फॉर्म। किसी भी स्टेप फॉर्म के अंदर जो स्टेटमेंट होता है वो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का पार्ट होता है, और जो जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे स्टेप्स मिलके उस कंप्लीट सॉल्यूशन को बिल्ड करते हैं। किसी भी स्टेप फॉर्म के अंदर ईच एंड एवरी स्टेटमेंट जो होता है किसी न किसी एक्शन को डिटरमाइन करता है, और जो अपने से प्रीवियस स्टेटमेंट से लॉजिकली रिलेटेड होता है। उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम एंड द स्टेप फॉर्म। किसी भी एल्गोरिथम की कुछ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, स्टेप फॉर्म के अंदर उस एल्गोरिथम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे है सीक्वेंस, that is also known as process. Number second is decision, that is also known as selection, and the number third, that is repetition and also known as the iteration or looping. And number 4 is correctness, and number 5 is termination. These are the characteristics of an algorithm. सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सीक्वेंस की। सीक्वेंस का मतलब होता है कि जो प्रोग्राम जिस भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा वो पर्टिकुलर ऑर्डर। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर डिसाइडेड होता है, यानी एक के बाद एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और वो एक सीक्वेंस में होगा। ईच प्रोसेस मस्ट बी इन द प्रॉपर प्लेस, अदरवाइज द एल्गोरिथम विल फेल। यानी सिंपल एग्जांपल के लिए जब हमने सिंपल इंटरेस्ट बनाने का एल्गोरिथम लिखा, तो उस एल्गोरिथम में हमने इनपुट की जगह पहले कैलकुलेशन को परफॉर्म कर दिया। तो जब हमने इनपुट दिया ही नहीं तो कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म हो सकती है?
तो यहाँ पे एक ऑर्डर होता है कि सबसे पहले हमें डेटा को इनपुट करना है, उसके बाद में कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो किसी भी एल्गोरिथम या स्टेप फॉर्म के अंदर जो हम स्टेप्स लिखते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए, अदरवाइज जो एल्गोरिथम है वो वर्क नहीं करेगा। उसके बाद बात करते हैं डिसीजन, दैट इज आल्सो नोन एज सिलेक्शन। सो किसी भी डिसीजन या सिलेक्शन का जो आउटकम है वो किसी न किसी कंडीशन के बेस पे डिसाइड होता है और वो ट्रू या फॉल्स में से एक होता है। देयर इज नो स्टेट इन बिटवीन, यानी जो किसी भी डिसीजन का आउटपुट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसके बीच में नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए, if today is Sunday then it is a holiday। so अगर हम बात करें, यहाँ पे एक कंडीशन मेंशन है if के बाद में जो पार्ट है, if today is Sunday, यानी अगर आज संडे है तो यह एक हॉलीडे होगा, अगर आज संडे नहीं है तो एक हॉलीडे नहीं होगा। तो इसका जो ये जो डिसीजन है उसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जो कि कंडीशन के बेस पे डिपेंड करेगा। उसके बाद बात करते हैं रिपीटिशन, दैट इज आल्सो नोन एज इटरेशन और लूपिंग। यानी हमें किसी भी प्रोसेस को अगर बार बार रिपीट करना हो, किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना हो, तो उसके लिए हम रिपीटिशन या फिर लूपिंग यूज करते हैं। तो लूपिंग में आपका व्हाइल लूप, इफ देन, गो टू लूप, ये सब यूज कर सकते हैं, फॉर लूप यूज कर सकते हैं। The repeat loop is used to iterate or repeat a process or sequence of process until some condition becomes true। यानी रिपीट लूप को हम किसी भी प्रोसेस या सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज करते हैं जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती या फिर जब तक कि वो कंडीशन ट्रू है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमें x को प्रिंट करवाना है जब तक कि x की वैल्यू 100 न हो जाए। तो यहाँ पे एक रिपीटेशन लूप लिखा हुआ है, रिपीट प्रिंट x अंटिल x इज 100। यानी x जो है जब तक x की वैल्यू 100 नहीं हो जाएगी, यह बार बार x की वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा। उसके बाद बात करते हैं करेक्टनेस की। सो किसी भी एल्गोरिथम का करेक्ट होना बहुत जरूरी है। करेक्टनेस का मतलब यहाँ पे होता है दैट कि वो एल्गोरिथम अपने स्पेसिफाइड फंक्शन को कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है, यानी कि वो डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है या नहीं। जैसे कि हमने सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक एल्गोरिथम डिजाइन की, तो वो एल्गोरिथम कोई भी डेटा इनपुट करने पे करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही, दैट इज द करेक्टनेस ऑफ एनी एल्गोरिथम। तो करेक्टनेस के लिए क्या जरूरी होता है? सब करेक्टनेस, किसी भी एल्गोरिथम की करेक्टनेस के लिए डेटा स्ट्रक्चर, मॉड्यूल्स, एक्सटर्नल इंटरफेस और उन मॉड्यूल्स के बीच में इंटरकनेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो इंटरकनेक्शन जो है आपका कंप्लीटली स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो अगर ये सब स्पेसिफाई नहीं होगा तो एल्गोरिथम आपका करेक्ट नहीं होगा और एल्गोरिथम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। उसके बाद बात करते हैं टर्मिनेशन की। तो जैसा कि हमने बात की, एल्गोरिथम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एल्गोरिथम जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, यानी किसी भी एल्गोरिथम के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, यानी एक निश्चित स्टेप्स के बाद में एल्गोरिथम टर्मिनेट होना चाहिए। उसका रिजल्ट उस टाइम कुछ भी हो सकता है रिजल्ट वो डिजायर, अगर एल्गोरिथम करेक्ट नहीं है तो वो अनडिजायर्ड रिजल्ट भी प्रोड्यूस करे। लेकिन किसी भी एल्गोरिथम के लिए यह जरूरी है कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद में वो एल्गोरिथम टर्मिनेट
होना चाहिए। फिर बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो अभी तक हमने देखा कि एक प्रोग्राम जो है वो एल्गोरिथम और डेटा से मिलके बना है, और एल्गोरिथम अपने आप में किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर है उसको सॉल्व करने के लिए। तो अब वेरिएबल्स की यहाँ पे अपने को जरूरत क्यों पड़ी, वेरिएबल क्या होता है? तो कोई भी प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो प्रोग्राम में एल्गोरिथम के साथ में डेटा का होना जरूरी है। सो डेटा डेटा को हम, अब बात आती है कि डेटा को स्टोर कहाँ करेंगे। तो जो एल्गोरिथम के अंदर जो भी डेटा होगा उस डेटा को स्टोर करने के लिए, यानी वो डेटा जहाँ पे भी कंटेंट होगा उसे हम वेरिएबल कहते हैं। यानी डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल की जरूरत होती है। तो इस टाइप से आपका वेरिएबल जो है वो एक तरीके से वैल्यू, किसी भी वैल्यू के लिए एक कंटेनर है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है। अब वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होता है? जब भी हम प्रोग्राम में कोई भी डेटा को यूज करते हैं, किसी भी एल्गोरिथम में डेटा को यूज करते हैं, तो डेटा जो आपके डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। जैसे कि डेटा आपका न्यूमेरिक हो सकता है, न्यूमेरिक मीन्स नंबर लाइक 10, 11, 12। अल्फाबेटिक हो सकता है, यानी कि इंग्लिश लेटर लाइक ABCD। डेटा आपका लॉजिकल डेटा हो सकता है, लॉजिकल डेटा यानी ट्रू फॉल्स, ये सब लॉजिकल डेटा की कैटेगरी में आता है। तो इस टाइप से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट डेटा टाइप्स की जरूरत होती है। उसके बाद बात करते हैं नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स। सो किसी भी एल्गोरिथम के अंदर जो वेरिएबल की नेमिंग होती है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। यानी जब भी हम किसी वेरिएबल का नाम वहां पे लिखें तो वो मीनिंगफुल नाम होना चाहिए, जिससे कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज होगी। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रिंसिपल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं P। रेट की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं T, R या रेट। एंड टाइम की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं T या टाइम। एंड सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट और SI। सो वेरिएबल नेमिंग का मीनिंगफुल होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर हम जब भी उस एल्गोरिथम को रीड करेंगे तो उस वेरिएबल के नेम को रीड करते ही हमें इजीली ये क्लियर हो जाएगा कि हमने ये वेरिएबल इस पर्टिकुलर पर्पज से यूज किया हुआ है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के साथ में हम एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करते हैं। सो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज राइट द एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ एनी टू नंबर्स। उसके लिए सॉल्यूशन है, सबसे पहले हमने दो नंबर्स एज्यूम किए जिसमें हम दो इनपुट के लिए दो नंबर को स्टोर कराएंगे और उन दोनों नंबर के सम को स्टोर कराएंगे तीसरे वेरिएबल C में। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे तीन वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। सो उसके लिए स्टेप्स होंगे स्टार्ट, यानी किसी भी एल्गोरिथम के अंदर, यानी वेल डिफाइंड एल्गोरिथम के अंदर स्टार्ट एंड स्टॉप का मेंशन होना बहुत ही जरूरी है। सो स्टेप नंबर फर्स्ट इज स्टार्ट। उसके बाद में वेरिएबल्स की वैल्यू को एंटर करेंगे, दैट इज प्रिंट एंटर टू नंबर। ये हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया। नंबर 3, उसमें हमने ये लिखा कि इनपुट A एंड B, यानी A एंड B की वैल्यू को इनपुट करें। फिर यहाँ पे नंबर 4 स्टेप ये शो कर रहा है कि A प्लस B के रिजल्ट को तीसरे वेरिएबल C के अंदर असाइन करना या स्टोर करना, यानी add values assign to A and B and assign this value to C। and number 5 print C, that is हमें रिजल्ट को प्रिंट करवाना है और उसके बाद में हमें
स्टॉप कर देना है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन है किसी भी प्रोग्राम का, जो कि यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम है दो नंबर्स के सम को प्रिंट करवाना। सो ये इसके लिए हम ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, जो कि एक एल्गोरिथम है। उसके बाद में बात करते हैं हम एक दूसरे एग्जांपल की, कंस्ट्रक्ट द एल्गोरिथम फॉर इंटरचेंजिंग द न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल, यानी दो नंबर की वैल्यू को आपस में बदलने के लिए एक एल्गोरिथम डिजाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे तरीकों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड दूसरा तरीका है विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी तीसरे वेरिएबल की सहायता से। तो सिंपल सा तरीका यही होगा कि हम सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू को तीसरे वेरिएबल में असाइन कर दें, फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को पहले वेरिएबल में असाइन कर दें, और उसके बाद में तीसरे वेरिएबल की वैल्यू जो जिसमें कि फिलहाल पहले वेरिएबल की वैल्यू है उसको दूसरे वेरिएबल को असाइन कर दें। तो इस टाइप से हम जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो है विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो सबसे पहले अगेन नंबर फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट। उसके बाद में हमें यहाँ पे दो वेरिएबल की वैल्यू एंटर करानी होगी, तो उसके लिए हमने मैसेज प्रिंट कराया एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फिर उसके बाद में हमने इनपुट ए एंड बी यानी दो नंबर को इनपुट करवाया। फिर फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया। फिर सेकंड वेरिएबल की वैल्यू को पहले वेरिएबल में स्टोर कराया, यानी अब फर्स्ट वेरिएबल ए के अंदर बी की वैल्यू आ चुकी है, और उसके बाद में हमने दूसरे वेरिएबल बी के अंदर सी की वैल्यू को इंसर्ट करवाया, असाइन करवाया, तो जो कि सी जो है अभी फिलहाल जिसके अंदर ए की वैल्यू कंटेंट है। तो अब उसके बाद में हमने ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, और लास्ट में हमने स्टॉप कर दिया या एंड कर दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टेप नंबर 4 के अंदर बी की वैल्यू ए की वैल्यू सी को असाइन हो रही है, स्टेप नंबर 5 के अंदर बी की वैल्यू ए को असाइन हो रही है, एंड स्टेप नंबर 6 के अंदर सी की वैल्यू जिसमें कि ए की वैल्यू है वो बी को असाइन हो रही है। तो इस टाइप से वैल्यू जो है वो एक्सचेंज हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे हम एक तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिसमें हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर को यूज किया हुआ है। सो write an algorithm to check whether a number given by the user is odd or even, यानी दिया हुआ नंबर जो है वो odd है या even है, उसके लिए हमें एक एल्गोरिथम डिजाइन करना है। तो हमें इस ऑड और इवन नंबर का सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, तो अगर शेषफल या रिमाइंडर 0 रहता है तो वो नंबर आपका इवन होगा। अगर शेषफल या रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो उस केस में वो नंबर जो है वो ऑड होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक वेरिएबल जिसमें हम नंबर को इनपुट कराएंगे, एक दूसरा वेरिएबल जिसके अंदर हम रिमाइंडर को स्टोर करवाएंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर जो है वो क्या, रिमाइंडर हमारा जो है 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट प्रिंट एंटर द नंबर, यानी नंबर को एंटर कराया, इनपुट एंड नंबर को एंटर किया। फिर हमने एक इंटीजर डिवीजन परफॉर्म किया, जिसमें एक क्वेश्चन यानी उसमें जो आपका उसका जो है आपका भागफल है, और उसके अंदर हमने एक इंटीजर डिवीजन का परफॉर्म किया, और रिमाइंडर के अंदर हमने रिमाइंडर को स्टोर करवाया। तो यहाँ पे अगर हमने जो भागफल आया है उस भागफल में से अगर हम क्वेश्चन को घटा दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वहां पे आपका रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 है तब तो प्रिंट करना है नंबर इज इवन, और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं है तो प्रिंट होना चाहिए नंबर इज
ऑड। सो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को हम डिफरेंट वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, एंड एग्जांपल्स को डिस्कस किया। थैंक यू।